प्रिय बच्चों, कल हमने पाठ 1 के प्रश्न और उत्तरों को देखा था। आज हम उससे आगे कंटिन्यू करते हैं पाठ 2। बच्चों, पाठ 2 का नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और उसकी स्थापना के बाद अंग्रेज़ हमारे देश में आए और व्यापार करने के बहाने किस प्रकार उन्होंने व्यापार से साम्राज्य तक का जो सफ़र तय किया, उसके बारे में इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन था? मुगल बादशाह तो और भी थे अंतिम, लेकिन जो पावरफुल था उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? ये जो औरंगजेब था, इसकी मृत्यु 1707 ईस्वी में हो गई थी। अंग्रेज़ों का उदय किस सदी में हुआ? अंग्रेज़ आए तो 1600 में थे, लेकिन इनका जो उदय वर्चस्व काल था वो 18वीं सदी में बढ़ा। और मुख्य रूप से कब बढ़ा? सन 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद। अगला प्रश्न है, बहादुर शाह जफर और उसके बेटों को किसने गिरफ्तार किया? कैप्टन हडसन ने बहादुर शाह जफर को और उसके दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया था और बाद में बहादुर शाह जफर के सामने ही उन दोनों की हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो देखिए, ये प्रश्न आया है वही सन 1600 ईस्वी में। पहली बार अंग्रेज़ एक कंपनी बनाकर आए और उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस कंपनी का मुख्य काम क्या था? व्यापार करना। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्टर या इजाज़तनामा किससे लिया? देखिए, इंग्लैंड में महारानी का शासन होता था और कोई भी काम करने से पहले इंग्लैंड के लोग परमिशन लेते थे महारानी से। तो ये जो इजाज़त ली थी व्यापार करने की, उसको इंग्लिश में हम चार्टर कहते हैं और उर्दू भाषा में शायद वो इजाज़तनामा होता है। तो चार्टर या इजाज़तनामा ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से लिया था। किससे लिया था? महारानी एलिजाबेथ से। इसके बाद हम आगे देखते हैं, चार्टर मिलने के बाद कंपनी को कहाँ व्यापार करने का एकाधिकार मिला? तो हम इनको पश्चिम देश कहते हैं। इंग्लैंड और ये देश हैं, इनको हम बोलते हैं पश्चिम देश, और बोलते हैं हम पाश्चात्य सभ्यता। और हम अपने जो देश हैं भारत की साइड के, उनको बोलते हैं पूर्वी देश। तो ये पश्चिम के जितने भी देश थे वो पूर्व में आए थे। उनमें से इंग्लैंड भी पूर्व दिशा में आया था और इन्हें पूर्व में व्यापार करने का अधिकार मिल गया। आगे देखते हैं, भारत की खोज किसने की थी? तो देखिए, खोज तो किसने की थी या नहीं की थी, लेकिन मेन चीज़ है कि भारत आने वाला प्रथम व्यक्ति था जिसको पहले पता लगा, वो था वास्को डी गामा। और ये वास्को डी गामा एक नाविक था और इस नाविक के द्वारा ही पहली बार पता लगाया कि भारत नाम का भी कोई देश इधर है। और ये कब आया था? 1498 ईस्वी में भारत आया था। जमोरिन ने इसका स्वागत किया था और कालीकट बंदरगाह पर ये आया था। आगे है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो इनके देश का नाम था पुर्तगाल। पुर्तगालियों ने भारत में, पुर्तगाली पहली बार जब भारत आए तो पहली बार आने के बाद इन्होंने एक निश्चित स्थान पर अपना ठिकाना बनाया और वो ठिकाना था गोवा। अगला प्रश्न, अंग्रेज भारत किस रास्ते से आए? देखिए, पहले समुद्री रास्ता होता था और उस समुद्री रास्ते के माध्यम से ही ये नाविक आते थे। जितने भी यूरोपियन हैं समुद्र के रास्ते से आए थे। तो अंग्रेज़ों का जो रास्ता था वो था अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप, उसके बाद हिंद महासागर और फिर भारत। और भारत में भी ये बंगाल में पहुँचे थे और वहाँ जाके इन्होंने अपना ठिकाना बनाया था। और पहली बार हुगली नदी के किनारे इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की थी। आगे देखते हैं,
भारत में आने वाले यूरोपीय देश कौन कौन से थे? तो केवल अंग्रेज ही हमारे देश में नहीं आए थे, पुर्तगाली भी आए थे, अंग्रेज भी आए थे, फ्रांसीसी भी आए थे, डच भी आए थे और डेनमार्क के भी, जिनको डेनिश कहते हैं हम, डेनिश भी आए थे। अगला प्रश्न है कि यूरोप के बाजार में भारत के किन सामान की ज़बरदस्त मांग थी? तो ये यूरोप वाले क्यों आते थे अपने देश में? इसका मुख्य कारण था कि हमारे यहाँ एक तो बारीक सूती कपड़ा मिलता था, रेशम मिलता था, काली मिर्च हमारे यहाँ बहुत होती थी, लौंग होती थी, इलायची होती थी और दालचीनी होती थी। इन सारे सामानों को देखकर इनके मुंह में पानी आता था और वो यहाँ इन सारे सामानों को खरीदने के लिए आते थे। अगला प्रश्न, पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ खुली? जैसा कि अभी मैंने बताया 1651 में कोलकाता में हुगली नदी के किनारे अंग्रेजियों ने यहाँ खोली थी और पुर्तगालियों ने गोवा में खोली थी। अगला प्रश्न, फैक्टर। ये फैक्टर शब्द से फैक्ट्री बना है, तो ये फैक्टर का मतलब होता है व्यापारी। फैक्टर का मतलब क्या होता है? व्यापारी। अगला प्रश्न है, अंग्रेज़ों ने आबादी के चारों तरफ किला कब तक बना लिया? तो पहली बार जो किला बनाया था वो 1696 में। अंग्रेज़ 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी बनकर आए, व्यापार करना शुरू किया, लेकिन किला बनाना और ये सारा उन्होंने 1696 ईस्वी में शुरू किया था। अगला, अंग्रेज़ों ने मुग़ल अफसरों को रिश्वत देकर कितने गांवों की ज़मींदारी खरीद ली? पहली बार इन्होंने 3 गांवों की ज़मींदारी ली थी और वो भी कैसे ली थी? उस समय मुग़लों का शासन था और मुग़ल अफसरों को रिश्वत दी और उन्होंने 3 गांवों की ज़मींदारी अंग्रेज़ों को दे दी। आगे देखते हैं, कलकत्ता का नाम पहले क्या था? कलकत्ता को पहले काली माता के नाम पर काली काता कहा जाता था। बाद में इसका नाम बदला, काली काता से ही कलकत्ता हो गया। अगला प्रश्न, कलकत्ता का वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान में इसको कोलकाता बांग्ला भाषा में कर दिया गया है। अगला प्रश्न, फरमान का क्या तात्पर्य है? फरमान एक उर्दू शब्द है जिसका मतलब होता है शाही आदेश। आजकल इसको हम बोलते हैं ना ऑफिशियल ऑर्डर। जो ऑर्डर निकलता है उसको पहले फरमान कहा जाता था। प्लासी, इसका युद्ध 1757 में हुआ था। ये जो प्लासी है, इस प्लासी का मतलब क्या है? पलासी। और पलासी किससे बना? इस गांव में पहले पलास के पेड़ होते थे। संस्कृत में आपने श्लोक भी पढ़ा होगा, नव पलास पलास वनम स्फुट पराग पराग पंकजम। इसे जंगल की ज्वाला भी कहा जाता है। लाल कलर के फूल होते हैं, शायद इसे टेसू के फूल भी कहते हैं और इसमें कोई भी सुगंध नहीं होती है। तो बहुत सारे पलास के पेड़ होने के कारण गांव का नाम पलासी था और अंग्रेज़ों ने उसका नाम विकृत करके प्लासी कर दिया। अगला, मुर्शिद कुली खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो देखिए, बंगाल का नवाब पहले मुर्शिद कुली खान था। इनके मरने के बाद अली वर्दी खान बंगाल के नवाब बने और ये जो अली वर्दी खान हैं, इनके मरने के बाद सिराजुद्दौला नवाब बने। क्रम याद रखना, सबसे पहले मुर्शिद कुली खान थे नवाब, इनके बाद अली वर्दी खान नवाब बने और इनके बाद सिराजुद्दौला नवाब बने। अगला प्रश्न, बंगाल के नवाब व कंपनी के बीच किन मुद्दों पर टकराव था? नवाब बनने के बाद बहुत सारी समस्याएं नवाब को आईं। पहली समस्या ये थी कि कंपनी फ्री में बिना टैक्स के ही व्यापार करना चाहती थी, लेकिन नवाब को ये पसंद नहीं था। दूसरा, अंग्रेज़ सिक्का बनाना चाहते थे, लेकिन नवाब उन्हें सिक्का बनाना नहीं देना चाहता था। कोई भी राजा अपने राज्य में दूसरे व्यक्ति से नोट छापने की मशीन की अलाउ नहीं कर सकता। इसके अलावा नवाब ने अंग्रेज़ों से नजराने यानी गिफ्ट मांगे कि आप हमारे यहाँ आए हो तो हमें गिफ्ट दीजिए। अंग्रेज़ किला बनाना चाहते थे, लेकिन नवाब ने इसके लिए भी मना कर दिया और नवाब ने कहा कि आप हमें धोखा दे रहे हो। इस प्रकार के इन मुद्दों पर मतभेद हुए
और इसकी परिणति क्या हुई कि 1757 में प्लासी का युद्ध हो गया। सिराजुद्दौला ने कितने सैनिकों के साथ कासिम बाजार फैक्ट्री पर हमला किया? तो ये हमला किया था 30,000 सैनिकों के साथ। अगला प्रश्न, मद्रास में कंपनी का नेतृत्वकर्ता कौन था? तो मद्रास में कंपनी का नेतृत्वकर्ता रॉबर्ट क्लाइव था। इस रॉबर्ट क्लाइव के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ? तो प्रिय बच्चों, प्लासी का युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ। सिराजुद्दौला कौन था? बंगाल का नवाब था। रॉबर्ट क्लाइव कौन था? रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर था। अगला, प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब को किसने धोखा दिया? तो देखिए, अपने यहाँ पर अंग्रेज़ों और मुग़लों के शासन के समय में हमने सुना है कि हम अधिकांश बार क्यों हारे? क्योंकि हमारे ही लोगों ने हमें धोखा दिया। ऐसा ही यहाँ सिराजुद्दौला के साथ हुआ और उसके सेनापति मीर जाफ़र ने अंग्रेज़ों का साथ दे दिया और अंग्रेज़ों का साथ देने के कारण मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने कहा कि हम आपको नवाब बना देंगे, आप हमारे साथ मिल जाओ। और ऐसा प्रलोभन पाकर सिराजुद्दौला हार गया और उसके बाद अंग्रेज़ों ने उसे नवाब बना दिया। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला मारा गया और अंग्रेज विजयी हुए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? तो ये अभी कहानी हम पढ़ ही रहे हैं। सिराजुद्दौला को हराने में मीर जाफ़र का योगदान था। उसे एक लालच दिया गया था कि आप हमारे साथ मिल जाओ, हम आपको नवाब बना देंगे। तो अंग्रेज़ों ने उसे गिफ्ट के रूप में नवाब बना दिया। सिराजुद्दौला नवाब के बाद में मीर जाफ़र नवाब बन गए। मीर जाफ़र ने कंपनी का बाद में विरोध किया क्योंकि वो मीर जाफ़र से भी पैसा लूटना चाहते थे, तो अंग्रेज़ों ने उसको भी हटा दिया और उसके स्थान पर मीर कासिम को नवाब बना दिया। मीर कासिम को नवाब बना दिया तो मीर कासिम ने भी कंपनी का विरोध किया और दोनों के बीच में एक लड़ाई हुई और उस लड़ाई का नाम था बक्सर का युद्ध। और ये बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में मीर कासिम और अंग्रेज़ों के बीच में। इसमें मीर कासिम हार गया, अंग्रेज़ जीत गए और अंग्रेज़ों ने फिर से मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। मीर जाफ़र को नवाब दूसरी बार बनाया गया। देखिए, पहली बार मीर जाफ़र नवाब कब बना? प्लासी के युद्ध के बाद। किसको हटाकर बना? सिराजुद्दौला को। दूसरी बार मीर जाफ़र कब बना? बक्सर के युद्ध के बाद। किसको हटाकर बना? मीर कासिम को हटाकर बना। अगला प्रश्न, मीर जाफ़र कब मर गया? 1765 में। मीर जाफ़र की मृत्यु के बाद बंगाल का दीवान कौन बना? मीर जाफ़र के बाद अंग्रेज़ों ने सोचा कि यदि हम ऐसे ही इन लोगों को नवाब बनाते रहे तो हमारी जो महत्वाकांक्षा है वो पूरी नहीं होगी, इसलिए हमें ही अब नवाब बन जाना चाहिए। तो इन्होंने मुग़ल बादशाह से दीवानी प्राप्त कर ली और ये बंगाल के दीवान बन गए 1765 में। 1765 में दीवान बन चुके थे। दीवानी किसने दी? मुग़ल सम्राट ने। आगे देखिए, रॉबर्ट क्लाइव इंग्लैंड से भारत कब आया था? ये जो गवर्नर था ये कब आया था? 1743 में आया था। और कहाँ आया था? चेन्नई मद्रास में आया था। इसके बाद देखते हैं, रॉबर्ट क्लाइव जब पहली बार भारत आया तो इसकी उम्र कितनी थी? इसकी उम्र थी 18 साल। अगला प्रश्न, रॉबर्ट क्लाइव कितनी बार भारत ये गवर्नर बना? तो ये बना 2 बार। अगला प्रश्न, रॉबर्ट क्लाइव वापस इंग्लैंड कब गया? 1743 में ये आया। देखिए, 43 में आया और ये वापस कब गया? 1767 में। यहाँ पर लिखा है 1767 में ये वापस चला गया। और जब ये वापस गया तो कितने पैसे लूट के ले गया? 4,01,102 पौंड।
उस समय की धनराशि इतनी इंग्लैंड लेकर गया। रॉबर्ट क्लाइव जब इंग्लैंड इतने पैसे लेकर गया तो इसके ही देश में इस पर भ्रष्टाचार की आरोप लगी, और वो कब लगी? 1772 में इस पर भ्रष्टाचार की आरोप लगी। तो इससे दुखी होकर इसने 1774 में अपनी जान दे दी, आत्महत्या कर ली। अगला प्रश्न, सहायक संधि का जनक कौन था? तो सहायक संधि का जनक था लॉर्ड वेलेज़ली। और आज का लास्ट प्रश्न, सहायक संधि के तहत कहाँ का आधा राज्य अंग्रेज़ों ने ले लिया? तो बच्चों, अवध का आधा राज्य सन 1801 में अंग्रेज़ों ने ले लिया। ये सहायक संधि क्या थी? यह एक संधि अंग्रेज़ों के द्वारा सोची समझी चाल थी, जिसमें अंग्रेज़ भारत के देशी राज्यों को ऐसा प्रलोभन देते कि हम आपकी रक्षा करेंगे, इसके बदले में आप हमें पैसा देना, टैक्स देना, सेना हमारी रहेगी, पैसा आपका रहेगा, लेकिन यदि आपके द्वारा उस पैसा या टैक्स समय पर नहीं चुकाया गया तो हम आपके राज्य पर कब्जा कर लेंगे। तो इस प्रकार से अंग्रेज़ों की ये नीतियाँ थीं। व्यापार से लेकर साम्राज्य तक किस प्रकार अंग्रेज़ आगे बढ़े चले जा रहे थे, यहाँ तक हमने 45 प्रश्नों को पढ़ा। इससे आगे की वीडियो 45 के बाद जो भी प्रश्न आने वाले हैं वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे। इसी प्रकार चैनल के साथ बने रहिए और नित नई जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।